फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट का जून एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट एग्जाम आएगा वो दिसंबर 2024 का होगा। साथ ही जो आपका नेक्स्ट एग्जाम इसके बाद होगा वो होगा जून 2025 का, क्योंकि हर 6 महीने में यहाँ पर एग्जाम होता है। यानी साल में आपका दिसंबर और जून 2 बार एग्जाम होता है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो कि यूजीसी नेट क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं। साथ ही ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, यानी कि यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके का आपका एग्जाम में सिलेबस आ रहे हैं और किस तरीके की आपको तैयारी करनी है। यहाँ पर जो आपको हम क्वेश्चन पेपर आज दिखाने वाले हैं वो है जून 2024 का, जो पेपर लीक हुआ था। अब लीक हुआ था तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस से लिया गया था। तो नेचुरल सी बात है, जो सिलेबस से लिया जाएगा वो क्वेश्चन दोबारा आपके रिपीट होंगे ही होंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे गए। बाकी जो री एग्जाम हुआ था उसके भी क्वेश्चन हम आपको जल्दी से जल्दी कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप लोग जल्दी से पढ़ के आंसर भी करते जाइएगा। अधिगम समय के संदर्भ में सबसे धीमे से तीव्र के रूप में, धीमे से लेके तीव्र के रूप में श्रेणीबद्ध कंप्यूटर घटकों की निम्नलिखित सूची के सही क्रम को चिन्हित कीजिए। यानी आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट। जो स्लो है, स्लो से लेके आपको फास्ट तक जाना है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सीपीयू, रैम, एसएसडी और ऑप्टिकल ड्राइव। आप में से बहुत सारे लोग जो यूजीसी नेट पेपर 1 पहली बार देने जा रहे हैं वो जल्दी से एसएसडी का फुल फॉर्म भी बताएंगे। ऑप्शन आपको यहां से चूज करना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 1 सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। यानी ऑप्शन नंबर 1 में अभिगम समय के संदर्भ में सबसे धीमे से सबसे तीव्र गति, सबसे धीमी गति किसकी है? ऑप्टिकल ड्राइव की। फिर आती है एसएसडी की, फिर आती है रैम की, और कैशे की जो स्पीड होती है वो सबसे फास्ट होती है। कैशे कितने प्रकार का होता है? 3 टाइप्स का होता है। आप चाहो तो इन सबको एक बार गूगल पर भी सर्च कर सकते हो, जिससे कि आपकी जो नॉलेज है वो और अच्छे से हो जाएगी। कोई नई चीज अपडेट हुई है तो वो भी आप तक पहुंच जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्टिकल ड्राइव, जो कि सबसे धीमी गति वाली होती है, ऑप्टिकल ड्राइव। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी एसएसडी, उसके बाद आती है आपकी रैम, रैम के बाद आता है सीपीयू कैश। ठीक है, कैशे मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से इस क्वेश्चन का 30 सेकेंड्स में आंसर करेंगे जब तक कि हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है कि यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं और उसके सामने दिया गया है कोड, यानी कोई पर्टिकुलर यहाँ पर ये जो शब्द हैं किसी ना किसी सीरीज से बनाए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सी सीरीज है जो इनसे मैच करती है। कभी क्या होता है, प्लस वन की सीरीज होती है, या कभी अल्फाबेटिकली जो सीरीज होती है ना। तो आपको यही चीज यहाँ पर बतानी है कि यहाँ पर कौन सा ऐसा कोड है जो यहाँ पर जो है इसको लेकर बनाया गया है, एक पर्टिकुलर कोड को। तो फाइंड, क्लॉग, शो एंड टाइप। क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं इसका जो सही आंसर है वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डीजीएलबी। समान नियम यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं। जल्दी से बताएंगे कौन सा यहाँ पर जो रूल है जो फॉलो हो रहा है यहाँ पे, यानी कौन सी ऐसी सीरीज है। आप में से जो लोग भी आंसर कर रहे हैं रूल्स और सीरीज बताएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर ये जो कोड बोला गया है कौन सा इस्तेमाल किया गया है, जिसके आधार पर ये सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर आए। ध्यान से देखो अगर, तो डी से पहले क्या, डी किसके, एफ जो है, अगर आप ध्यान से देखिए तो डी के बाद आता है। तो सेम चीज है, ए के बाद क्या होता है, सी आता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो फर्स्ट लेटर है वो बैक की तरफ जा रहा है। सेम चीज यहाँ पर है, सेम अल्फाबेटिकली आपको देखना है कि कौन सी चीज कहां से आ रही है। रूल जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन कहां से लिया गया है? ये क्वेश्चन है एनवायरमेंट का। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए। इस समय यहां से भी क्वेश्चन आ रहा है डिसीज से,
ठीक है। उसके अलावा पोल्यूटेंट से, कि किस पॉल्यूटेंट से कौन सा रोग होता है, इस तरीके की ही चीज यहाँ पर पूछी गई है। टाइप्स ऑफ टॉक्सिकेंट्स और अफेक्टेड ऑर्गेन, यानी कौन से ऐसे अविषाक्त हैं जिसकी वजह से कौन से हमारे शरीर के ऑर्गेन्स है जो प्रभावित होते हैं। नेफ्रोटॉक्सिक, हेमाटोटॉक्सिक, पोल्मोनोटॉक्सिक, हेमोटोटॉक्सिक, लंग्स, किडनी, लीवर और ब्लड। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रोप्रोक्टिक्स यानी कि वृक हो गया, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो गया पहले का। फिर आता है ऑप्शन नंबर बी, हेमोटॉक्सिक, यानी ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि रक्त यानी कि ब्लड। ऑप्शन नंबर सी है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि लंग्स, फेफड़े। और ऑप्शन नंबर डी में जाएगा हेपेटोटॉक्सिक यानी यकृत, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। साथ ही गाइस आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक एंड फॉलो जल्दी से करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने भी अभी तक नहीं किया है, क्योंकि ये जो पीवाईक्यू की क्लास है ये डेली बेसिस पे होने वाली है, क्वेश्चन पेपर की क्लासेस, क्योंकि 50% पेपर जो है आपका यहीं से आता है। ठीक है, 50% आता है आपके न्यू क्वेश्चन से, सेम आता है कई बार, और कई बार होता है कि इसका जो फॉर्मेट है वो चेंज हो, सेम क्वेश्चन हो लेकिन वो स्टेटमेंट में या मैचिंग में इस तरीके से पूछ लिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन, दिमाग से दिमाग यानी मस्तिष्क से मस्तिष्क संचार में किन माध्यम से संचार अंतर्ग्रस्त होता है। माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंग थ्रू फिजिकल सेटिंग्स, shared beliefs, values, noise manipulation or context. Choose the correct answer from the option given below. इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं जहां 5 ऑप्शंस होते हैं और उसमें भी आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, यानी टोटल मिला के 9 ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एक्सप्लेनेशन भी है, जिसको आप लोग चाहो तो पढ़ भी सकते हो, बहुत सही रहेगा अगर आप लोग पढ़ लोगे। मस्तिष्क से मस्तिष्क संचार, जिसे हम क्या कहते हैं, आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि टेलीपैथी क्या होती है, या अगर हम मस्तिष्क से, ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू में पहले आ चुका है कि अगर हम माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो वो है टेलीपैथी। संचार के सामान्य संवेदी चैनलों का उपयोग किए बिना एक कारक या व्यक्ति से दूसरे कारक या व्यक्ति तक भावनाओं का सीधा संप्रेषण, जैसे कि साझी धारणाएं, मूल्य और शोर का हेर फेर आदि के माध्यम से इस प्रकार का संचार अंतर्गत होता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा घर में कि मम्मी इशारा कर देती है और हम लोग समझ जाते हैं। मम्मी जो क्या करती है, बता देती है, हिंट कर देती है कि हाँ भाई ये करना है, गेस्ट आ गए, इशारे चलते हैं। तो दिमाग से दिमाग का काम वहां पर होता है और उसी को हम क्या कहेंगे, माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन। और ये कैसी होती है, टेलीपैथी। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन कहां से लिया गया है, लॉजिकल रीजनिंग से। आंसर करते जाइएगा तब तक। लॉजिकल रीजनिंग का ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फैलेसी का क्वेश्चन है ये। फैलेसी मतलब हेत्वाभास। हेत्वाभास यानी हेतु का आभास होना, यानी किसी चीज के होने का आभास होना क्या कहलाता है, हेत्वाभास कहलाता है। यानी वो चीज हुई नहीं है लेकिन उसका आभास हो रहा है, यानी एक तरीके की वो भ्रांति है, लग रहा है बट ऐसा हुआ नहीं। तो कौन सा तर्क दोष निहित है इसमें कि फ्लू से पीड़ित लोगों को क्वारंटाइन में रखना चाहिए, क्योंकि इसे कभी भी रोग को फैलने से रोकने वाले साधन के रूप में असिद्ध नहीं किया गया है। People with case of flu should be kept in quarantine because it has never been disproven as the best mean of keeping the disease from spreading. तो सही आंसर क्या होगा, अपील ऑफ इग्नोरेंस, हैस्टी जनरलाइजेशन, स्लिपरी स्लोप या फॉल्स कॉज। अब यहाँ पे किसी चीज को हमने प्रूव ही नहीं है। क्या कहा इन्होंने, इस क्वेश्चन में कहा गया है अगर हमारे पास किसी चीज का प्रूफ नहीं है, हम उस चीज को सिद्ध नहीं कर पा रहे, तो जब हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो यानी हमारे पास पूरी नॉलेज नहीं है उसकी, यानी अपील ऑफ इग्नोरेंस इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर ए।
पर प्रज्ञान मूलक युक्ति जिसे अज्ञानता से तर्क के रूप में जाना जाता है, यानी हमारे पास पूरी नॉलेज नहीं है, ठीक है, अदरवाइज हमारा शायद आंसर दूसरा होता, नॉलेज की कमी है, हमें पूरा तरीके से उसको हमने असिद्ध मतलब डिस्प्रूवन है, अभी तक किसी चीज को प्रूव नहीं किया गया है। जब प्रूव ही नहीं किया गया तो हम कह सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो ये तब होगा जब कोई व्यक्ति किसी विचार विपक्ष या विपक्ष में तर्क देता है, क्योंकि दावे का खंडन करने का कोई सबूत नहीं है, या कोई व्यक्ति किसी बात को सत्य मानता है क्योंकि उसे उस विषय के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। जैसे फ्लू से पीड़ित व्यक्ति को क्वारंटाइन में रखना चाहिए क्योंकि इसे कभी भी रोग को फैलने से रोकने वाले साधन के रूप में असिद्ध नहीं किया गया। वहां सीधा सीधा अपील ऑफ इग्नोरेंस। क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन कौन से यूनिट से है जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, तब तक पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारे सामने कि जब संचार किसी समूह की अपने लक्ष्यों की प्राप्ति सहायक होती है तो निम्न में से किस रूप में उसे जाना जाता है। व्हेन कम्युनिकेशन हेल्प अ ग्रुप टू अचीव इट गोल इट इज नोन एज, यानी किसी ग्रुप को हेल्प करता है किसी गोल या लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तो उसे हम क्या कहते हैं। अगर किसी ग्रुप को लक्ष्यों की प्राप्ति कर रहा है यानी वो पॉजिटिव हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है ना, तो अच्छा काम कर रहा है तो क्या होगा, उपहास्य भूमिका, डिवोशनल भूमिका, प्रतिक्रियात्मक भूमिका, संवर्धक भूमिका या विघटन। तो क्वेश्चन नंबर 6 सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रमोटिव। जब हमारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं तो संवर्धक का काम कर रहा है। जब संचार किसी समूह की अपने लक्ष्यों की प्राप्त करने में सहायक होता है तो उसे संवर्धक कहते हैं, यानी हेल्प कर रहा है। संवर्धक की भूमिका विपणन संचार यानी मार्केटिंग का एक अनिवार्य घटक है, इसलिए इसे अक्सर संचार मिश्रण के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। डिजिटल इनिशिएटिव से ये क्वेश्चन आप सभी के सामने, वो क्वेश्चन कम्युनिकेशन का था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है आपके हायर एजुकेशन से जो कि डिजिटल इनिशिएटिव से लिया गया है। आंसर करिए जल्दी से इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी डिजिटल पहल अग्रणी एकेडमिक संस्थानों एवं R&D संगठनों में कार्यरत वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और अन्य फैकल्टी सदस्यों के प्रोफाइल संबंधी डेटाबेस को उपलब्ध कराती है, यानी कौन सी ऐसी डिजिटल इनिशिएटिव है जिसके पास डेटा है प्रोफाइल्स का, जो कि आपके साइंटिस्ट हैं, जो आपके रिसर्चर हैं। ऑप्शन ए स्वयं प्रभा, ऑप्शन बी ई विद्वान, ऑप्शन सी है नेशनल एकेडमी डिपॉजिटरी, ऑप्शन डी ई शोध सिंधु। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर बी ई विद्वान। ई विद्वान भारत में शिक्षण और अनुसंधान में शामिल अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों, अन्य अनुसंधान विकास संगठनों में कार्यरत वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं या उनके फैकल्टी सदस्यों के प्रोफाइल का डेटाबेस प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है, ई विद्वान। ये विशेषज्ञों की पृष्ठभूमि, संपर्क, पता, अनुभव, विद्वत्तापूर्ण प्रकाशन, कौशल, उपलब्धियों और उनकी पहचान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को अपने पास रखता है। क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि संचार के लिए किसी कंप्यूटर की डिजिटल संकेत को किसी अनुरूप या एनालॉग संकेत में रूपांतरित करने के लिए इनमें से कौन सी युक्ति काम आती है। ऑप्शन ए ब्रिज, ऑप्शन बी मॉडेम, ऑप्शन सी स्विच, ऑप्शन डी एनआईसी यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। मॉडेम का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है, जल्दी से इसका फुल फॉर्म बताएंगे। मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, ठीक है, याद रखिएगा मॉडेम के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यहां से आता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मॉडेम। संचार के लिए किसी कंप्यूटर के डिजिटल संकेत को क्या करता है, ये डिजिटल को एनालॉग में परिवर्तित करने या रूपांतरित करने के लिए, डिजिटल को एनालॉग में ट्रांसफर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, मॉडेम का। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर,
ये क्या है, सिर्फ ये आपका हार्डवेयर है कि ये सॉफ्टवेयर है, पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन में। तो ये एक हार्डवेयर है जो कि कंप्यूटर ब्रॉडबैंड नेटवर्क या वायरलेस राउटर से जुड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इस तरीके का क्वेश्चन हर एक के क्वेश्चन पेपर में दिखता है। किसके लिए है ये? इनपुट आउटपुट डिवाइस। यहां से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म अभी भी जो एग्जाम होगा उसमें आएगा। कंप्यूटर डिवाइस, इनपुट आउटपुट, क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर करिए। क्या यूज है ये बताना है। माउस का क्या यूज है, जॉयस्टिक का क्या यूज है, माइक्रोफोन का क्या यूज है, एंड नंबर पैड। किसी प्रस्तुतिकरण के लिए, वॉइस ओवर निवेश के लिए, पिन निर्दिष्ट करने के लिए, किसी मेन्यू से विकल्पों को चुनने के लिए, और फ्लाइट अनुरूपक को संचालित करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। जिनको भी जेआरएफ चाहिए जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यानी जहां पर हम वॉइस ओवर निवेश करने की बात करते हैं, तो वॉइस ओवर फोन पे अगर हम कोई वॉइस की बात करते हैं तो क्या होगा, माइक्रोफोन से करते हैं, है ना। पिन निर्दिष्ट करने के लिए, जब हम किसी पिन को, जैसे आपने देखा होगा नंबर पैड होता है एटीएम पे, एटीएम पे हमें अगर कोई पिन डालना है तो हम किसका यूज करेंगे, नंबर पैड का यूज करेंगे। सेम ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है, किसी मेन्यू से विकल्पों को चयन करने के लिए अगर हमें किसी चीज को सिलेक्ट करना है, किसका यूज करेंगे, माउस का यूज करेंगे। वहीं अगर हमें फ्लाइट अनुरूपक को संचालित करने के लिए फ्लाइट स्टिमुलेटर जॉयस्टिक का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का पहला शिक्षा आयोग इनमें से कौन सा था? भारतीय शिक्षा आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। ये क्वेश्चन 100% क्वेश्चन पेपर में पूछा ही जाता है, किसी ना किसी के पेपर में उस साइकिल में आता जरूर है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का पूछा गया है। भारतीय शिक्षा आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अब इसका ईयर भी कभी पूछा जाता है तो आजादी 45, उसके 47, 48, 49, यहाँ पे इसका जो ईयर है, कब मिली थी आजादी, 1947। फिर उसके बाद 48, 49 का ये पहला शिक्षा आयोग था। राधा कृष्णन आयोग भी इसको कहा जाता है। राधा कृष्णन इस आयोग के अध्यक्ष थे, जिसकी नियुक्ति विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा व्यवस्था की जांच करना, तत्कालीन समस्याओं का पता लगाना, भारत सरकार को आवश्यक सुझाव देना। भारतीय शिक्षा आयोग 64, 66 ईयर, कभी कभी मैचिंग में आ जाती हैं चीजें। तो भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1964-66, जिसको हम कोठारी आयोग भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, कोठारी आयोग भी। सेम ऐसे ही कलकत्ता विश्वविद्यालय स्थापना 1917 की बात करें तो ये दूसरा नाम क्या, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का, जल्दी से बताएंगे। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग रेले कमीशन के द्वारा लाया गया 1902 में। ठीक है, इसे सैडलर, ठीक है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, सॉरी, कलकत्ता विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग लाया गया है आपका राधा कृष्णन के द्वारा, और इसीलिए इनको राधा कृष्णन कमीशन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन है आपका मैथ से जुड़ा हुआ, मैथ्स के क्वेश्चन भी आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, बहुत आसान सा है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक मोटर नाव नदी की धारा की दिशा में 5 घंटे में दूरी को तय करती है, किंतु आरंभिक बिंदु नदी की धारा के विपरीत दिशा में वापस लौटने में 6 घंटे का समय लेती है।
तो यदि धारा की गति है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो स्थिर जल में मोटर नाव की गति कितनी है? यानी अगर एक जो नाव है वो जा रही है, उसने जाते हुए समय लिया 5 घंटे का, वापस आते समय उसने टाइम लिया 6 घंटे का। धारा की जो गति है, यानी कि जो धारा की गति है वो कितनी है? 4 किलोमीटर घंटे की। तो इसकी जो गति है स्थिर जल में पूछी गई है वो कितनी होगी स्टिल वाटर में? तो सही आंसर देखिएगा इस क्वेश्चन का। कितने नंबर का क्वेश्चन था भाई? क्वेश्चन नंबर 11। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्यों सही आंसर है? धारा की दिशा में गति। धारा की दिशा जैसे कि अभी आपको बताया, धारा की दिशा यानी जिधर की तरफ धारा बह रही है वो 5 घंटे, वापस आ रहे हैं तो 1 घंटे ज्यादा लग रहा है यानी 6 घंटे। धारा की गति है 4 किलोमीटर पर आवर की, तो यहां पर मान लीजिए हो गया 6, 5, 4 ना, एन मान लिया हमने, वैल्यू ले ली, एन इक्वल टू 6, वाई इक्वल टू 5, जेड इक्वल टू 4, यही चीज है ना 4, 5, 6। तो नाव की गति कितनी होगी स्थिर वाटर में? तो क्या कर देंगे यहाँ पे 4, जो आपकी धारा की गति है उसको ले लेंगे यहाँ पे 6 प्लस 5, 6 माइनस 5। तो सही आंसर क्या होगा? 44 किलोमीटर। इसको आप डिवाइड करेंगे देखेंगे तो 4, इसका ये जो निकलेगा वो निकलेगा 11, और जब इसको आपस में ब्रैकेट खोलेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे और सही आंसर होगा 44 किलोमीटर घंटा। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। तो स्थिर वाटर है ना, पानी की गति या रेलगाड़ी की गति, इन सबसे स्पीड वाले क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लो, नंबर बदल के 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, मतलब ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है कि मान लीजिए यहाँ 5 घंटे की जगह लिख दो 4 घंटे या 3 घंटे, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये फॉर्मूला लगा के आराम से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर मेमोरी के आकार के बारे में निम्नलिखित में कथनों में कौन सा सही है? अब कंप्यूटर मेमोरी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि 25 केबी 100 एमबी से बड़ा होता है, 999 एमबी 50 जीबी से बड़ा होता है, 3500 केबी 2 जीबी से छोटा होता है, वहीं 2350 बाइट 2 केबी से छोटा होता है। अब आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर। कंप्यूटर मेमोरी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, कंप्यूटर केबी एमबी ये सब पता है आप लोगों को? कि मैं आप लोगों को, अगर नहीं है आपके पास में पूरी डिटेल तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी दी हुई है, व्हाट्सएप चैनल, ठीक है, जहां पर मैं सारे ये छोटे छोटे नोट्स जो है वो प्रोवाइड भी करती रहती हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी ओनली सी। प्रश्नानुसार कंप्यूटर मेमोरी के बारे में 3500 केबी 2 जीबी से छोटा होता है, ये सही है, जबकि अन्य जो विकल्प हैं वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 13, यथार्थ के अध्ययन का निम्नलिखित में कौन सा उपागम व्यंजित करता है कि केवल अनुभव और इंद्रिय बोध द्वारा ज्ञात स्वीकार है? यानी यहाँ पर ऐसा कौन सा है जो रियलिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करता है? यानी उसका कहना है कि हम एक्सपीरियंस को लेके चलेंगे, जो अनुभव प्राप्त होगा, या फिर हमें जो सिक्स सेंस से प्राप्त होगा हम उसी को ही क्या मानेंगे? सच मानेंगे। निर्मितिवाद, नरजातीय वर्णन, इंपेरिज्म या ऑपरेशनलिज्म? निर्मितिवाद, नरजातीय वर्णन, अनुभववाद या संक्रियावाद? यानी हम जो प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं हम उसी को ही रियलिटी मानते हैं। ऐसी कौन सी अप्रोच है जो इस चीज को मानती है? क्वेश्चन नंबर 13 सही आंसर है सीधा सीधा है अनुभववाद। जब हमें अनुभवों के आधार पे करना है, सिक्स सेंस के थ्रू करना है, तो ये हमारा किसमें आ जाएगा? यथार्थ का अध्ययन हो जाएगा। अनुभववाद एक दार्शनिक दृष्टिकोण है जो ज्ञान के अधिग्रहण, अनुभव और साक्ष्य की भूमिका पर जोर देता है। अनुवादियों का मानना है कि मनुष्य खाली दिमाग के साथ पैदा होता है, मन सामग्री को वैसे ही ग्रहण करता है जैसे हम इंद्रियों के माध्यम से उसे अनुभव करते हैं। यानी हम जैसा फील करते हैं वैसे ही हमारे ब्रेन में उसके बारे में जो चीजें हैं, जो थिंग्स हैं, जो एक्सपीरियंस है वो वैसा ही जाता है। तो इसलिए सही आंसर अनुभववाद। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन 100% किसी ना किसी में पूछा ही जाएगा। दोबारा फिर से
आप अभी की तैयारी कर रहे हो 2024 की, 2025 की या 2026, जिसको भी आगे भी तैयारी करनी है, तो याद रखिए ये जो क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। फोटो रासायनिक धूम कोहरा, स्मॉग से कम हमेशा क्वेश्चन आता है। स्मॉग आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ही सर्दियां आती हैं हल्की हल्की स्मॉग सी आने, एक कोहरा वैसा होता है, ये धूम कोहरा होता है, धुएं से होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, दिल्ली में पराली जला रहे थे तो पराली जलाने से बहुत सारा जो धुआं है वो उत्पन्न हुआ, तो वही चीज है ये। तो फोटो रासायनिक धूम कोहरे के बनाने के लिए निम्न में से कौन सी अनिवार्य आवश्यकता है? धूप नहीं दिखाई देती है इसमें प्रॉपर, लेकिन धूप की आवश्यकता, सूर्य की आवश्यकता सबसे ज्यादा इसमें होती है। ठीक है, लगता है कि धुंध धुंध सी हो गई है, तो उसके लिए कौन सी चीजें हैं जो अनिवार्य आवश्यकता है? क्वेश्चन नंबर 14 ऐसे ही ऑप्शन दिए जाएंगे, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी डी ई ओनली। ऑप्शन नंबर बी यानी NO2, जिसका की मतलब है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ क्या चीज है, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर डी VOC, इसका फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ई यानी कि सनलाइट, यानी सूर्य का प्रकाश, चमक पड़ती है वो ऐसा लगता है कोहरे जैसा हो गया। फोटोकेमिकल स्मॉग एक भूरा धूसर धुंध है जो हाइड्रोकार्बन नाइट्रोजन के ऑक्साइड से प्रदूषित वातावरण में सौर पराबैंगनी विकिरण की क्रिया के कारण होता है। इसमें मानव जनित वायु प्रदूषक, मानव जनित वायु प्रदूषक कौन से हैं? ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, साथ ही सूर्य का प्रकाश सबसे इंपॉर्टेंट होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार आप लोगों से पूछा जाता है। चीन में हुआ था, चीन में ये धूम कोहरे वाला प्रॉब्लम आया था। आप लोगों ने न्यूज पढ़ी होगी कि एक शहर को पूरा ये घोषित कर दिया गया था कि भाई वहां बहुत प्रदूषण है। क्वेश्चन नंबर 15, ये जानना कि आपको आपकी बहन की तुलना में बीजगणित ज्यादा टफ लगती है, मोर डिफिकल्ट, यानी आपको ज्यादा डिफिकल्ट लगती है देन योर सिस्टर डज, बट दैट यू कुड इम्प्रूव विद प्रैक्टिस, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यानी आपको, मान लीजिए आपकी बहन है, आपकी सिस्टर है, उसको जो बीज गणित है यानी या अलजेब्रा है उसको इजी लगती है, लेकिन आपको कैसी लगती है? टफ लगती है। लेकिन आपने कहा अगर मैं इसकी प्रैक्टिस करूंगा, आपने मन में सोचा कि अगर मैं इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करूं तो मैं भी अच्छा इसका सुधार कर सकता हूं। तो इसमें क्या होगा? सेल्फ रेगुलेशन, मेटाकॉग्निशन, सेल्फ डिसिप्लिन या ऑटोमेशन। क्वेश्चन नंबर 15, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन इसका सही आंसर है, सोच की सोच होना। अधिसंज्ञान किसी की विचार प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता और उसके पीछे का पैटर्न की समझ है। यह मूल शब्द मेटा से आया है जिसका अर्थ है परे या शीर्ष पर। यह कई रूप ले सकता है, जैसे किसी के सोचने के तरीकों पर चिंतन करना, कि हम कोई काम कर रहे हैं, हमारा परफॉर्मेंस कैसा है, हम सोच रहे हैं, हम अपने ज्ञान को ही बढ़ाने के लिए ही सोच रहे हैं। ये जानना कि कब और कैसे स्वयं और दूसरे समस्या समाधान के लिए विशेष रणनीतियों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ सही आंसर मेटाकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 16, पीओपी का फुल फॉर्म क्या है? और ये आप लोग किसमें बताएंगे? कमेंट सेक्शन में आप सबने कमेंट करना है। क्लास के बाद भी आप लोग कमेंट कर सकते हो, क्योंकि अब इसकी नेक्स्ट क्लास होगी कल दोपहर में, रात को थ्योरी क्लास होगी। रिसर्च एप्टीट्यूड को कंप्लीट करेंगे हम लोग जल्दी से जल्दी, ताकि कम्युनिकेशन भी स्टार्ट हो सके। अब ये जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये आपको मिलेंगे कल, और ये पीडीएफ जरूर आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट पे और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में, आप लोग देख सकते हो। बाकी जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही यहाँ देख सकते हैं प्रोफाइल पे जाएंगे, ये 10 मोर लिंक्स मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम की, हमारे व्हाट्सएप चैनल की सबकी लिंक है, देख सकते हैं यहाँ पे। आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप या हमारे टेलीग्राम पर 3000 से ज्यादा फ्री कंटेंट आपको अवेलेबल मिल जाएगा, यानी पीडीएफ
स्टडी मटेरियल। साथ ही अगर डेली बेसिस पे क्विज करना चाहते हैं तो भी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं, कम्युनिटी सेक्शन पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।